हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 फिजिक्स के पेपर का ऑथेंटिक सॉल्यूशन मैं आज आपको दे रहा हूँ। ये आपकी फिजिक्स का पेपर है। तो चलिए, सेक्शन ए के अंदर आपका जो पहला क्वेश्चन था कि मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता का SI मान है, तो क्या था? ऑप्शन हो जाएगा सी 8.854 मल्टीपल 10-12 है C2N1M2। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नीचे प्रदर्शित चित्र में रंग सूचक प्रतिरोधक में प्रतिशत सहनता टॉलरेंस कितनी होगी? तो 5% होगी। कितनी होगी? 5%, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट देखिए, लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है? तो 1043 के होता है। कितना होता है? 1043, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यावर्ती धारा I बराबर 200 सिन, यानी कि चौथे क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा बता देता हूँ, 30 हर्ट्ज, ऑप्शन द डी। FM प्रसारण के लिए संचार आवर्ती बैंड प्रास कितना होगा? 88-108 मेगा हर्ट्ज। ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी क्षमता +2.5D है? तो 40 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट देखिए, 4-5 कलांतर के तुथ्य पथांतर होता है 2 लेमड़ा, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखना, 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रोगली तरंग धैर्य कितनी होती है? ऑप्शन से या ऑप्शन सी 0.1227 nm, ऑप्शन से। फिर नेक्स्ट देखिए, चित्र में दर्शाए गए तर्क परिपथ की निगम होगी तो कितनी होगी? ऑप्शन ए y+AB होगी। फिर नेक्स्ट देखिए, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण उसके भीतर स्थित सभी बिंदुओं पर जो विद्युत क्षेत्र होता है ना, वो कैसा होता है? शून्य होता है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी। कैसा होता है? शून्य। ठीक है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि होने पर क्या होता है? घटेगी, घटती है वो। क्या होगा? घटेगी वो। उसके बाद में दो समान दिशा में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं के चालकों के मध्य जो बल होता है उसको आकर्षण बल कहा जाता है, अट्रैक्शन कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? अट्रैक्शन। ठीक है। फिर नीचे देखिए कि प्रारंभिक इंद्रधनुष में प्रकाश का 2 बार तो अपवर्तन होता है। कितनी बार? 2 बार तो अपवर्तन होता है और 1 बार आंतरिक परावर्तन होता है। 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार आंतरिक परावर्तन होता है। आई होप कि आप बहुत सही से करके आए होंगे। क्लास को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना, क्योंकि ऑथेंटिक आंसर की आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। उसके बाद देखिए, एक धनावेश, और ध्यान रखना कि एक पंक्ति में उत्तर देना था आपको। एक धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। कुछ इस तरह का चित्र आपको बना करके आना था। ठीक है। और फिर नेक्स्ट है, विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान लिखो। विद्युत क्षेत्र का मान लिखना है आपको, तो E बराबर 2kpr3, या फिर आपको यूं भी लिख सकते थे कि 1/4π2/r3। ये भी आप लिख करके आ सकते थे। दोनों में से कोई भी एक लिखोगे आपका सही होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, स्थायी चुंबक बनाने के लिए दो जो पदार्थ होगा उनकी विशेषता लिखनी है आपको। पदार्थ की 2 विशेषता आपको बतानी है। राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मटेरियल टू प्रोड्यूस ए परमानेंट मैग्नेट। तो एक तो उसमें उच्च निग्राहिता होनी चाहिए, चुंबक के अंदर उच्च निग्राहिता होनी चाहिए। दूसरा, उच्च धारणशीलता भी होनी चाहिए, यानी कि अगर आपको परमानेंट मैग्नेट
बनानी है तो उसमें उच्च निग्राहिता और उच्च धारणशीलता होनी आवश्यक है। फिर इसमें आपको निम्न में से दो अनुचुंबकीय पदार्थ छांटिए। तो पहला हो जाएगा सोडियम अनुचुंबकीय पदार्थों में, और दूसरा आता है एल्यूमिनियम। ठीक है, पहला सोडियम, दूसरा एल्यूमिनियम। फिर नेक्स्ट देखते हैं। निर्वात नलिका में इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम सूक्ष्म तरंगे होंगी। एक अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या 28 है, तो 28/2 इसकी दूरी क्या होगी? 28/2 होंगे तो 14 सेंटीमीटर इसकी दूरी होगी। 14 सेंटीमीटर इसकी दूरी होगी, ध्यान रखना। उसके बाद में आता है फ्रेनल दूरी। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य तथा द्वारक की साइज में संबंध बताने वाला सूत्र लिखिए। तो z बराबर ए स्क्वायर बटे में लेमड़ा। ठीक है, z बराबर ए स्क्वायर बटे में लेमड़ा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक के नाम लिखिए। तो देखिए पी का मतलब तो क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, जिसके पास सकारात्मक हो, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? होल, क्योंकि माइनस तो होता तो इलेक्ट्रॉन आता ना। फिर नेक्स्ट देखिए, ये रहा आपके नेक्स्ट। देखिए, तीन बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो कैसे हो जाएगा ये? तो थोड़ा ध्यान से देखना। देखिए होता क्या है, पहले आपको करना था V1। ठीक है, इधर आ जाएगा आपको V2, इधर आ जाएगा आपका V3। ठीक है, इधर आ जाएगा R12, R13 कर दूंगा इधर, फिर हो जाएगा R123, सॉरी 23। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना था? क्या आपको फॉर्मूला याद है? V बराबर K91 K92, सॉरी 9 नहीं, Q1 Q2 R12 प्लस KQ1 Q3 क्या हो जाएगा? R123। उसके बाद में आपको करना था प्लस K92 V3 हो जाएगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा? R23, और यही आपका आंसर होगा R23। बस आपको यही करना था। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 0.5 A से 1.0 A तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्व प्रेरकत्व का आकलन आपको करना था। तो इसको आपको इस प्रकार से करना था कि जो L बराबर E DI/dt। ठीक, तो बराबर में क्या हो जाएगा? -200। ये तो माना गया है, तो आपको बराबर में बराबर में क्या माना गया? 200 बटे -4, माइनस से माइनस कटा। ठीक है, 0 गई, तो 5 चौके 20। तो इसका मतलब है कि 5 हेनरी आपका आंसर हो जाएगा। कितना? 5 हेनरी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, 5 हेनरी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए कथन लिखिए। तो फैराडे का नियम लिखना था आपको। किसका नियम? फैराडे का। तो फैराडे का नियम कुछ इस प्रकार से है, बोल के बता रहा हूँ आपको। देखिए फैराडे ने ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर 2 महत्वपूर्ण नियम दिए थे इन्होंने। पहला नियम जो है ना वो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण को बताता है, और दूसरा नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिणाम के बारे में जानकारी देता है। जो इनका प्रथम नियम है ना वो ये कहता है कि जब किसी लूप या परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन हो जाए तो परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक परिपथ में भी रहेगा, यानी विद्यमान रहेगा, जब तक संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। परिपथ बंद होने पर इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में एक विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा भी कहते हैं। फिर था कि लेंज का नियम क्या है। तो देखिए लेंज का जो नियम है, तो लेंज के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा सदा ही ऐसी होती है, यानी सदैव ही ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। क्या हुई है? जिससे वह स्वयं
उत्पन्न हुई है। यानी कि लेंज के नियम अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता इस प्रकार होती है कि इससे उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा द्वारा परिपथ में स्थापित चुंबकीय फ्लक्स अपने कारण का विरोध करता है या मूल चुंबकीय फ्लक्स के उस परिवर्तन का विरोध करता है जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसका ये आंसर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 8। शक्ति गुणांक का मान निम्नांकित परिपथों के लिए ज्ञान आपको ज्ञात करना था, यानी ज्ञान करना था। ठीक है, ज्ञान कीजिए, मतलब शायद ज्ञात करना लिखना चाह रहा होगा, वो ज्ञात नहीं लिख पाया होगा। तो शुद्ध धारितीय परिपथ का मान होगा 0। कैसे? देखिए cos फाई बराबर क्या होता है cos 90, और उसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इधर ये है कि श्रेणी LCR जो रेजोनेंस सर्किल है, परिपथ है, तो cos फाई बराबर क्या होगा R2, R बटा में क्या हो गया R2 XL माइनस XC बटा क्या हुआ R1 बटा R बटा R, तो R से R कटा, कितना बचा 1। तो श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ का आंसर क्या हो जाएगा 1, और शुद्ध धारितीय परिपथ का आंसर क्या हो जाएगा 0। फिर देखिए ट्रांसफर में होने वाली किन्हीं 3 ऊर्जा हानि का उल्लेख करना है, इन्हें कम कैसे कर सकते हैं ये भी समझाना था आपको। तो वैसे तो इसमें नॉर्मली 4 प्रकार की कमियां होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है? पहली होती है तांबे की हानि, दूसरी होती है एडी वर्तमान नुकसान, तीसरी है हिस्टेरिसिस हानि, चौथी है प्रवाह हानि। और देखिए किस तरह से हम उस हानियों का नुकसान जो है ना, उन क्षय का नुकसान कम कर सकते हैं। तो आपको लिखना था कि कॉपर लॉस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाकर या घुमावदार लंबाई को कम करके इस नुकसान को कम किया जा सकता है, इतना लिखना था। या घुमावदार लंबाई को कम करके किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि कार्यफलन को परिभाषित करना है। किसको? कार्यफलन को। तो देखिए जो कार्यफलन की जो परिभाषा होती है ना, वो बहुत ही आसान सी है। ठोस अवस्था भौतिकी में निर्वात में किसी ठोस से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा को उस ठोस का कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन कहते हैं। फिर निरोधी विभव क्या होता है? तो निरोधी विभव प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण प्लेटों के बीच संचालन और प्रकाश विद्युत प्रयोग में धारा बनाने से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए आवश्यक वोल्टेज अंतर को निरोधी विभव कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषाएं थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, और ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को भी, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपको ऑथेंटिक बिल्कुल ट्रूली आंसर की आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। जो रदरफोर्ड के परमाणु की जो 2 कमियां थी वो आपको बतानी थी। तो पहली तो ये थी कि रदरफोर्ड है ना परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया था, और दूसरी कमी ये थी कि वो रेखीय स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर पाया था। यानी कि ना तो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या कर पाया, ना ही रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाया। नंबर ये है फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस श्रेणी का नाम लिखिए जिसकी रेखाएं दृश्य प्रकाश क्षेत्र में पड़ती हैं। तो जो बामर श्रेणी होती है ना, बामर श्रेणी की प्रथम जो 4 रेखाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? HA, दूसरी होती है HBN, HY और H। ये 4 रेखाएं तरंगों के स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में आती ही आती हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन था कि रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम क्या है? रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम क्या है? और तत्व का क्षय स्थिरांक 0.693 मिनट है। इसकी आयु का मान मिनट में ज्ञात करना था। तो रेडियो एक्टिव यानी कि इस नियम के अनुसार है ना, किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण उपस्थित रेडियो एक्टिव परमाणु की संख्या की अनुक्रमानुपाती होती है। माना किसी क्षण टी पर रेडियो एक्टिव परमाणु संख्या n है, ठीक है, तो T + dt
ठीक है, टी प्लस डी टी। तो उसी क्षण यह संख्या जो है ना डी टी एन हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना, टी प्लस डी टी एन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय संलयन को परिभाषित करना था तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है, और द्रव्यमान में यह कमी जो है ना ऊर्जा में रूपांतरित होती है, ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर दूसरा था कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है, तो वह रिएक्शन जिसमें एक भारी नाभिक दो लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाता है, ठीक है, एक भारी नाभिक होता है वो लगभग दो बराबर नाभिकों में टूट जाता है तो विखंडन कहलाता है। भाई विखंडन का मतलब क्या हो गया, टूटना। और इसी अभिक्रिया के आधार पर बहुत से परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टियां बनाई जाती हैं जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती हैं। फिर था द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति क्या होती है, देखिए जो नाभिक का द्रव्यमान यानी नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के द्रव्यमान से कम हो तो द्रव्यमान क्षति कहते हैं। यानी जो कि नाभिक का जो द्रव्यमान है ना वो नाभिक के अंदर, मान लीजिए ये नाभिक है, ठीक है, इस तरह समझिए कि ये नाभिक है और इसके अंदर जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, क्या है, जो न्यूट्रॉन है और जो प्रोटॉन है, तो इनमें जितना वेट होता है ना वो पूरे में होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इसे द्रव्यमान क्षति कहेंगे। क्या कहेंगे, द्रव्यमान क्षति कहेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए खंड सी, व्हाइट स्टोन सेतु का निम्नांकित यानी नामांकित परिपथ चित्र बनाकर सेतु में शून्य विक्षेप के लिए प्रतिबंध की व्युत्पत्ति कीजिए। व्हाइट स्टोन क्या होता है, देखिए व्हाइट स्टोन है ना एक छोटा सा परिपथ होता है जो मापन में उपयोगी होता है, बहुत यूजफुल होता है, और इसका आविष्कार है ना सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने किया था। और लेकिन इसको ना चार्ल्स हीट स्टोन ने, इसीलिए नाम फिर इसका नाम भी हिल स्टोन पड़ा था, क्योंकि इसे ज़्यादातर तो हिल स्टोन ने फेमस किया था, इसको लोकप्रिय बनाया। और अन्य कामों के अतिरिक्त यह किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए भी प्रयुक्त होता ही है।